आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे हायर हो एग्ज़ाम या लोअर हो। और ये गुप्त साम्राज्य जो है प्री मेंस और इंटरव्यू तक के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य से संबंधित 3 वीडियो बनाऊँगी, जिसमें पहला जो आज है फर्स्ट वीडियो जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देंगे, और सेकंड जो वीडियो होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्तकालीन साम्राज्य की व्यवस्था जो होगी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी से संबंधित कला संस्कृति के बारे में जानकारी होगा। और जो लास्ट वीडियो जो बनाया जाएगा वो गुप्त साम्राज्य का जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है उसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ओके, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तीनों जो वीडियो आएंगे उसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा। आपका गुप्त साम्राज्य होगा वो प्री मेंस और इंटरव्यू तक का कंप्लीट मैं करा दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये गुप्त साम्राज्य, इसका कालखंड क्या है। इतिहास में किसी भी वंशावली को जानने का, साम्राज्य के बारे में जानने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद करने का तथ्य होता है वो है वंशावली के बारे में कि इसका जो ईस्वी क्या था। ओके, तो गुप्त साम्राज्य का ईस्वी क्या था इतिहास में, तो 275। ओके, 275 से 455 AD ईस्वी का कालखंड जो है वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यही है कि गुप्त साम्राज्य का कालखंड क्या है, तो 275 से 455 AD तक। ओके, अब यहाँ पे जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य हो या किसी भी साम्राज्य के बारे में इतिहास जानने का कुछ तो स्रोत होता होगा। उसी तरह से गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो पहला जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है कि साहित्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण कि गुप्त काल में, मतलब गुप्त जो राजा थे उस काल में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में या यात्रा में उन्होंने पुस्तक लिखी, उसी के आधार बनाकर गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी का संग्रह रूप हमें सामने आता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में ये है, सबसे पहला है देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त का नाटक है। ओके, गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त का है। ओके, दूसरा जो है ये कालिदास की रचना, इतने सारे हैं जैसे ऋतु संहार है, कुमार संभव है, मेघदूत है, मालविका अग्निमित्रम है, फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सभी जो रचना है ये किसके हैं, तो कालिदास की ये सब रचना है, कालिदास की रचना ये है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और मालविका अग्निमित्रम, तो आपको पता होगा कि मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी है। ठीक है, और ये शुंग काल के विषय में भी जानकारी देता है और ये गुप्त काल के विषय में भी जानकारी देता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का रचना है और कामसूत्र जो है वात्सायन की रचना है, और इन दोनों रचनाओं से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और ये पुराण में, जैसा कि आप मौर्य काल में भी मैं बता चुकी हूँ कि मौर्य काल में भी पुराण और मौर्यों की जानकारी देते थे, उसी तरीके से वायु पुराण जो है वो गुप्त काल के विषय में जानकारी देता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा पुराण जो है गुप्त काल के विषय में जानकारी देता है या गुप्त काल से संबंधित स्रोत है, तो वायु पुराण है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे तो प्री के लिए तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में पहला जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा ये रचा गया था। ओके, हरिसेन के द्वारा। ओके, और ये कहाँ है, प्रयाग में है, इलाहाबाद में है। दूसरा देखिए स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, जिसमें क्या है, हून आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो भीतरी स्तंभ से क्या जानकारी प्राप्त होती है, हून आक्रमण की जानकारी जो स्कंदगुप्त के समय हुआ था।
फिर देखिए कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़, जिसमें सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। और सुदर्शन झील ये कहाँ है, तो जूनागढ़ में है, गिरनार में है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के भी आते हैं, गुप्तकालीन सिक्के, जैसे कि सोने के सिक्के बहुत सारे चलाए गए थे। तो पहला जो होगा वो सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। तो सोने के सिक्के को गुप्तकाल में क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। तो इसे याद कर लीजिएगा कि सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। ये तो आप याद रखिएगा, बट ये क्वेश्चन आ चुका है कि तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, माशक कहा जाता था। माशक क्या है गुप्तकाल में, तो सिक्का है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए कि गुप्तकालीन मंदिर भी बनाए गए हैं जो गुप्तकाल की कला, स्थापत्य कला के बारे में जानकारी का स्रोत बनते हैं। तो कौन कौन से मंदिर हैं, तो विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है और भी मंदिर हैं। ओके, और अजंता तथा बाघ की गुफाएं जो हैं, गुफाओं के जो चित्र हैं, तो गुप्तकालीन कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि अजंता की गुफा, बाघ की गुफा जो है गुप्तकालीन स्रोत हैं, तो आप याद रखिएगा इसे। विदेशी यात्रियों के विवरण यहाँ पे देखें, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में है, पहला है फाहियान और दूसरा है हेंसोंग। फाहियान का है कि ये चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने मध्य देश का वर्णन किया। ओके, इन्होंने क्या किया, मध्य देश के बारे में वर्णन किया, मध्य देश के बारे में वर्णन किया। अब ये जो मध्य देश है, ये मध्य देश जो पड़ता है वो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, ओके, बिहार का पश्चिमी और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो होता है वो मध्य देश में पड़ता है, ये वाला क्षेत्र है। ओके, और ये जो है ये बिहार हो गया और ये यूपी हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो मध्य देश कहलाता है। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत की जो पुस्तक लिखी है, सी युग की लिखी है, नाम है सी युग की। फाहियान का ये हिंसोंग का देखते हैं, नेक्स्ट है, इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है और इसके विवरण से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा हिंसोंग और फाहियान के बारे में। अब पृष्ठभूमि देखते हैं कि पृष्ठभूमि यह है कि कुषाणों के पतन के पश्चात, आपको पता होगा कि कुषाण जो थे वो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भारत में उनका शासन था और दक्षिण और दक्कन क्षेत्र में जो था वो शातवाहनों का शासन था। तो कुषाणों के पतन के पश्चात अनेक राशन तंत्र एवं गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें राजतंत्र के बारे में देखते हैं कि गुप्त थे, उसमें से आभीर थे, नाग थे और इक्ष्वाकु थे। ओके, गणतंत्र की देखें तो अर्जुनायन थे, मालव, यादव और लिच्छवी थे। ठीक है, यहाँ पे है कि गुप्त संवत कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों से सैन्य तकनीक, वैवाहिक संबंधों को साम्राज्य प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण का कौशल प्राप्त किया। मतलब वैवाहिक संबंधों के जरिए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मित्रवत संबंध स्थापित किए। जैसे लिच्छवी रानी कुमार देवी से विवाह करने के पश्चात वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि गुप्त का आरंभिक जो राज्य है, ये इम्पोर्टेंट है कि गुप्त का जो आरंभिक राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में है। संभवतः वो जो गुप्त थे वो वैश्य थे। ठीक है, और आरंभिक जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश, बिहार था। उत्तर प्रदेश में बोलेंगे तो बिहार, ये प्रयाग, कौशाम्बी, ये सब क्षेत्र था। और यहाँ से वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो गुप्तकालीन जो आरंभिक सिक्के मिले हैं वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र से मिले हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब प्रमुख शासक देखते हैं, गुप्तकालीन प्रमुख शासक जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री मेंस के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो शासक हैं वो श्रीगुप्त हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त हैं। सेकंड जो शासक हुए वो घटोत्कच होते हैं, घटोत्कच जो गुप्त शासक हैं, तो श्रीगुप्त आते हैं, देन हैं घटोत्कच। तो यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि जो शासक हैं, ओके, ये दोनों शासक जो हैं ये श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच जो शासक हैं, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। ओके, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे।
महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी, महाराजा की उपाधि, महाराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और उस काल में जो महाराज की उपाधि जो धारण करते थे वह जो होते थे वो किसी न किसी के सामंत होते थे। इसीलिए कहा गया है कि ये जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं संचालित किए थे। कौन कौन? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक होते हैं। और जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो एक शासक आते हैं रामगुप्त, और इसके बाद जो आते हैं समुद्रगुप्त। तो इसे आप सीरीज वाइज याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो प्रथम के बाद आते हैं रामगुप्त के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद जो आते हैं, देखिए उसके बाद जो आते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, और यहाँ पे स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आते हैं, यहाँ पे देखिए स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आते हैं वो हैं पूर्वगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय। ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना है कि ये सब गुप्तकालीन शासक हैं। ओके, और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त तृतीय हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रमुख शासक का जो सीरीज है वो याद कीजिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम है दीजिएगा, उसके बाद समुद्रगुप्त, अगर बीच में रामगुप्त दे दिया तो रामगुप्त भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द्वितीय स्कंदगुप्त, और फिर ये बीच में शासक आते हैं, उसके बाद लास्ट जो है वो विष्णुगुप्त है। तो आप ये सीरीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य है, और ये मैप देख लीजिए कि ये पे मगध क्षेत्र है, और ये वैशाली है, लिच्छवी। ओके, और ये प्रयाग क्षेत्र है, जो आपको बोली कि गुप्तकालीन जो प्रारंभिक सिक्के मिले हैं वो इधर मिले हैं, कौशाम्बी क्षेत्र में मिले हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अजंता एलोरा यहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। शक का शासन देखिए कि शक का शासन अभी भी इधर गुजरात क्षेत्र में था। ओके, कुषाणों का शासन भी, उनके कुषाण तो नहीं थे पर कुषाण के जितने सगे संबंधी थे वो इनका शासन भी अभी थोड़ा तो बहुत था इनका। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए, और महाराज की उपाधि, महाराज सामंतों की उपाधि होती थी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सामंत जो थे उस काल में, सामंत जो होते थे महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे वह स्वतंत्र शासक नहीं थे, इनका राजनीतिक जो साम्राज्य था वो स्थापित नहीं था। स्कंदगुप्त के सुफिया लेख जो मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में पड़ता है, तो गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ होता है, और इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का कोई राजनीतिक इतिहास उस समय गुप्तों के समय नहीं प्रारंभ हुआ था। ओके, और ये क्या है, घटोत्कच के बाद प्रारंभ होता है गुप्तों का राजनीतिक इतिहास। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट याद करने योग्य है वो चंद्रगुप्त प्रथम का ईस्वी है। 319 से 350 ईस्वी जो है चंद्रगुप्त प्रथम का कालखंड है। ये प्री और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व जो है वो गुप्त काल का राजनीतिक शक्ति स्थापित तो नहीं था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही स्थापित हुआ। ओके, इनका राज्याभिषेक कब हुआ ये ध्यान रखना है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो राज्याभिषेक जो हुआ 319 ईस्वी में हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत चलाया। ओके, इतिहासकार फ्लीट जो है ये इस ईस्वी को मानते हैं कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया है। साम्राज्य इनका जो देखिए साम्राज्य विस्तार क्या था, तो पूर्वी भारत मगध के कुछ भाग तक सीमित था, और पश्चिम में इलाहाबाद क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पे देखें कि जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार था वो यहाँ था। ओके, यहाँ तक से ये ब्लू वाला डार्क ब्लू देख रहे ये था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया,
और विवाह किससे किए, तो लक्ष्मी राज की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और साम्राज्य विस्तार किया। और ये साम्राज्य विस्तार की जो प्रक्रिया थी, ये पद्धति जो थी, वो किससे सीखा, तो कुषाण शासकों से सीखा कि उन्होंने वैवाहिक पद्धति अपनाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसी तरीके से गुप्तों ने भी वही कार्य किया, ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वैशाली आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे मैप में कि वैशाली कहाँ था, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे देखिए कि वैशाली जो था ये लक्ष्मी राजकुमारी यहाँ की थी। तो ये वाला भी क्षेत्र और ये मगध वाला भी क्षेत्र जो था, ये अपना गुप्तों का साम्राज्य स्थापित हो गया, इनसे मित्रवत संबंध स्थापित हो गए। अब तो आक्रमण का डर भी खत्म हो गया, लिच्छवी जब अपना ही हो गया तो। ओके, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि प्राप्त होता है कि लिच्छवी प्राप्त कैसे हो गई, कुमार देवी से विवाह किए, तो इसी के क्या किए, सिक्के जारी किए, स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो कौन कौन से सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए। ओके, दूसरा है लिच्छवी प्रकार के सिक्के जारी किए। तीसरा है कि राजा रानी के सिक्के जारी किए। ये क्वेश्चन आ चुका है, राजा रानी के सिक्के, तो राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए, किसने जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड जो पॉइंट होगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। ओके, और वैशाली भी प्राप्त किया। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। ओके, चांदी के सिक्के किसने चलाए, प्रथम गुप्त शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। ओके, और इसके बाद जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो चंद्रगुप्त, ये समुद्र। तो आप इसे याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त ये कुमार देवी प्रकार के सिक्के, लिच्छवी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के और विवाह प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के हैं, तो याद रखिएगा। अब है समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त का सबसे पहला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का कालखंड क्या था इतिहास में, तो 350 ईस्वी से 300 ईस्वी, ठीक है, 25 वर्ष का शासन इनका चला। उत्तराधिकारी किसके थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। राजगद्दी पर कब बैठे इन्होंने, तो राजगद्दी पर इन्होंने जो बैठा वो 350 ईस्वी में बैठा। ओके, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा है भारत का नेपोलियन, तो विसेंट स्मिथ ने कहा है कि ये भारत का नेपोलियन है। कौन है, तो समुद्रगुप्त है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 पराजित किया। आर्यावर्त मतलब उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के 12 शासकों को पराजित किया, ठीक है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी, मतलब कि जो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विजय प्राप्त की, तो उनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति लेख, और इसके जो रचयिता हैं, मतलब जो लेख लिखे हैं वो हरिसेन लिखे हैं। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति लेख। और 7वें श्लोक में उनके विजय अभियान का उल्लेख किया गया है। ओके, 7वें श्लोक में विजय अभियान का उल्लेख किया गया है। 4थे श्लोक में कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, समुद्रगुप्त के चुन लिया, इसलिए उत्तराधिकार का युद्ध भी नहीं हुआ। किसी प्रकार का यहाँ पे उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होता है। तो 4थे श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें एक पॉइंट और है कि जो लिच्छवी दौहित्र जो है, लिच्छवी जो दौहित्र का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख में ही किया गया है। ओके, तो इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता, संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला
कहा गया है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण विजय, पृथ्वी को विजय करने वाला क्या है, धरणीबंध है। ठीक है, धरणीबंध है, पृथ्वी को बांधने वाला है। अशोक निर्मित यह स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है अशोक निर्मित यह मूलतः कौशाम्बी में था। ठीक है, तो निर्माण किसने किया, अशोक ने किया। किसका, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख का। ओके, तो और यह मूलतः कहाँ था, इलाहाबाद में था। अकबर ने इसे इलाहाबाद लाया। ओके, अकबर ने इसे इलाहाबाद लाया। और इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें बीरबल और जहांगीर का उल्लेख किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और प्रयाग प्रशस्ति क्या उल्लेख है यहाँ पे देख लें, तो अशोक हैं, अशोक ने इसे निर्मित किया। समुद्रगुप्त हैं, अकबर हैं, बीरबल है और जहांगीर है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये प्री टाइप का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस लेख में भारतवर्ष का उल्लेख है, तो भारतवर्ष का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति लेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में है। ठीक है, एरन स्तंभ लेख, गया ताम्रपत्र, ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में विजय की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो सबसे पहला जो होगा वो प्रयाग प्रशस्ति लेख, दूसरा है एरन स्तंभ लेख और गया ताम्रफलक, फिर नालंदा ताम्रफलक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा मिलती है। और एरन जो है, एरन स्तंभ लेख, इस लेख में समुद्रगुप्त को पृथु राघव कौन है, तो राजा हैं, तो पृथु राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी बताया गया। यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो दान करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दान देते थे। और इसमें एक पत्नी का, समुद्रगुप्त की एक पत्नी का नामांकित है, उनका नाम जो था वो दत्त देवी था, दत्त देवी। ओके, दत्त देवी था। और हाँ, एक पॉइंट एरन अभिलेख में कि सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का जो उल्लेख है, पुरातात्विक उल्लेख है सही। ठीक है, तो वो किस में है, तो एरन अभिलेख में है और 510 ईस्वी में है। तो जो सती प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है, उल्लेख मिला है, वो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिला है। एरन जो है मध्य प्रदेश में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब है समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं देख लेते हैं कि मुद्राएं चंद्रगुप्त ने क्या क्या चलाया है। तो समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्रा प्राप्त होती है। कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है, तो 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ओके, और जो मुद्राएं हैं वे उनके जीवन के कार्यों पर प्रकाश डालते हैं और साथ ही साथ सैन्य विजय की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी मुद्राएं थी, तो सबसे पहला जो है गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, परशु प्रकार की मुद्राएं, फिर व्याघ्र हनन की मुद्राएं, वीणा प्रकार की मुद्रा, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा और धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा। तो ये जो था, जो मुद्राएं थी वो समुद्रगुप्त की मुद्राएं थी। और गरुड़ प्रकार की मुद्राओं में क्या है कि नागवंशी राजाओं के विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इससे कि उन्होंने जो राजाएं थी, नागवंशी राजा थे, उस पर समुद्रगुप्त अपना विजय अभियान किया और विजय प्राप्त किए। व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राएं, जैसे कि गंगा घाटी पर विजय प्राप्त किया और इसमें मकर वाहिनी गंगा की उपाधि भी धारण की। ओके, मकर वाहिनी गंगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं भी जारी की। संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त, क्या था, कला का संरक्षक भी था और संगीत प्रेमी था। वीणा बजाते हुए वीणा वादन प्रकार की मुद्रा जारी की गई। और समुद्रगुप्त क्या बजाता था, तो वीणा बजाता था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, कि कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई और क्या क्या इसमें वर्णित था। सैन्य अभियान के बारे में जान लेते हैं कि जो समुद्रगुप्त अपने सैन्य विजय के बारे में ज़्यादा विख्यात है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आर्यावर्त का प्रथम तथा द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणावर्त की विजय, आठविक राज्यों की विजय अभियान चलाया है इन्होंने। तो आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उत्तर के 3 शक्तियों को पराजित किया। कौन कौन सी शक्ति थी, तो पहला था अच्युत था, दूसरा था कोतकुलज और तीसरा था नागसेन। ठीक है, नागसेन आपको हम बताएं ना कि यहाँ पे जो नागसेन है वो नागवंशी राजाओं के विजय के उपलक्ष्य में गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए। ओके, तो आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में नागसेन को पराजित किया। अब दक्षिणावर्त के कुल 12 राज्यों का संघ था, उसे भी पराजित किया। 12 राज्यों के संघ में कौन कौन सा था वो देख लेते हैं। कौशल था, महाकांतर था, कोराल, पृष्ठपुर, कोट्टूर था
एंडलपल था, काची था, अवमुक्त था, बेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुंथलपुर था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, याद तो नहीं हो पाएगा पर ध्यान रखिएगा। आर्यवर्त का द्वितीय में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं की विजय की, और जो इसके राजा थे कौन कौन, तो रुद्रदेव थे, मतिल थे, नागपत थे, चंद्रवर्मा, गणपति नाग थे, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा थे। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये आएगा कि जो समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिणापथ के कितने राज्यों को पराजित किया, तो 12, और उत्तरापथ के, तो ये क्वेश्चन आएगा कि आर्यपथ के प्रथम युद्ध में उत्तर भारत के कितने शक्तियों को पराजित किया, तो 3 शक्तियों को पराजित किया, और आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में तो 9 राज्यों को। तो क्या हो गया कि आर्यवर्त के जो उत्तरी क्षेत्र था 12 राज्य और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समुद्रगुप्त का विजय अभियान है और साम्राज्य विस्तार भी है। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है वो हिमालय है, उत्तरी क्षेत्र का हिमालय है। ये हिमालय देखिए, ये हिमालय हो गया। ओके, फिर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो विंध्य पर्वत है। उत्तरी क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र जो लेते हैं बंगाल की खाड़ी है, और ये जो जो दक्षिण क्षेत्र है वो पूर्वी मालवा क्षेत्र में समुद्रगुप्त का अपना साम्राज्य विस्तार था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये समुद्रगुप्त का जो कहाँ साम्राज्य विस्तार था, यहाँ देखिए, तो ये था, ये वाला जो क्षेत्र था वो समुद्रगुप्त का विजय अभियान के तहत प्राप्त किया गया था। तो अब क्या हो गया कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया, अब ये सब जो हो गया वो गुप्त साम्राज्य के अंडर आ गया। अब ये जो क्षेत्र बचा है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जीता जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखें कि कहाँ है आठविक राज्य, जो देख रहे हैं आठविक राज्य ये है, जनजाति क्षेत्र ये है, आभीर यहाँ है, अर्जुनायन यहाँ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। वैशाली यहाँ पे है, पाटलिपुत्र यहाँ है, महाकांतर जो आपको अभी बताए हैं, बेंगी है, महाकांतर है, एडपल है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को सेवक बनाया। आठविक राज्य आपको बता दिए कि ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला का क्षेत्र पड़ता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जंगली इलाका पड़ता है, जो आठविक राज्य वहाँ पे होते हैं। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, तो समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को सेवक बनाया। अब यहाँ पे देखते हैं कि समुद्रगुप्त की विजय नीति क्या क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, विजय नीति के बारे में क्वेश्चन टफ बनाना हो तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो पहला जो है राज्य पृष्ठपोषण की नीति। तो राज पृष्ठपोषण की नीति में ये था कि मगध के जो आसपास के क्षेत्र थे उसको गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो किस नीति से, तो राज पृष्ठपोषण की नीति से अपने साम्राज्य में मिला लिया। सेकंड जो है वो परिचारीकृत नीति के अंतर्गत था कि आठविक राज्य जितने भी थे उसको सेवक बना लिया। किसको, परिचारीकृत कर लिया। ठीक है, तो सेवक बना लिया आठविक राज्य। तीसरा जो देखिए सर्वदानाज्ञाकरण की नीति। सर्वदानाज्ञाकरण की नीति था सीमांत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और ग्रहण मोक्षानुग्रहण, तो साउथ के जितने 12 जो संघ थे, 12 राज्यों का संघ थे, वो ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति के तहत पराजित किया और उसे पुनः लौटा दिया। सबसे पहले क्या है यहाँ पे ग्रहण करना। सबसे समुद्रगुप्त ने क्या किया, पहले ग्रहण किया, उस पर अधिकार किया। इस क्षेत्र पर पहले क्या किया, अधिकार कर लिया। उसके बाद मोक्ष किया, यानी कि इस क्षेत्र को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। ओके, मुक्त कर दिया। अनुग्रह मतलब फिर क्या हुआ कि ये राज्य को पुनः लौटा दिया। तो साउथ के जो 12 राज्यों का संघ था उसके लिए 3 नीति अपनाया, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। मोक्ष करना, अनुग्रह करना। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट पॉइंट है,
और जो लास्ट पॉइंट जो विजय नीति है वो कन्योपायनी नीति, कि विदेशियों को पराजित कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ये नीति था। और इसी नीति के तहत समुद्रगुप्त ने अपना भारत में पूरा साम्राज्य विस्तार किया था। ओके, विदेशियों से विवाह करते थे और अपना साम्राज्य अदर क्षेत्रों में विस्तार करते थे। अपनी विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण की। हालांकि अश्वमेध ये समुद्रगुप्त जो है उपाधि भी धारण किए थे। और अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि। वह एक कवि था, वह एक सैन्य विजेता भी था, तो एक कवि था, संगीतज्ञ था, विद्या का संरक्षक था और उसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। याद रखिएगा कि वसुबंधु जो किनके राज दरबार में संरक्षित थे, तो समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघपर्ण थे। अब यहाँ पे ये आ गया कि जो समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के समकालीन शासक कौन थे, तो मेघपर्ण थे। ओके, आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ पे नेपाल के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, किंतु श्रीलंका के शासक से डायरेक्ट रिलेशन था। वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका के शासक मेघपर्ण जो थे वो समुद्रगुप्त गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दिया और कालांतर में विशाल बौद्ध विहार विकसित हुआ। कहाँ? तो गया में विकसित हुआ। तो इसे आप ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना क्षेत्र, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत जो था वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं, ये उपाधियाँ देख लीजिए कि कौन कौन सी समुद्रगुप्त की उपाधियाँ थी। तो जो पहला उपाधियाँ था ये कविराज की उपाधि थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कविराज की उपाधि। फिर अश्वमेध पराक्रम की उपाधि, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के बाद क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की, अप्रतिरथ की उपाधि धारण की, पराक्रम की उपाधि धारण की और व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि धारण की। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने इतनी सारी उपाधियाँ धारण की। ओके, और ये लास्ट था। अगला जो वीडियो लाएंगे वो आपको समुद्रगुप्त द्वितीय तथा शेषगुप्त साम्राज्य में उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।